बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली रशिया, अमेरिका और क्रेमलिन के हवाले से बात करना चाहूंगा और कीव और यूक्रेन के हवाले से बात करना चाहूंगा और ये देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की हालात क्या हैं और इस वक्त क्या करने के बारे में सोच रहा है व्लादिमीर पुतिन, और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो क्या करने के बारे में सोच रहा है, और यूक्रेनियन अवाम को इस पूरी की पूरी जंग में क्या मिला, अमेरिका ने क्या हासिल किया, यूरोप ने क्या हासिल किया, और अल्टीमेटली लॉस जो नुकसान हुआ है वो किन मुमालिक का हुआ है, किन लोगों का हुआ है, और अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है इस पूरी की पूरी जंग। सबसे पहले आते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने बॉम्बर्स हैं वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं यूक्रेन की सरहदों के करीब, और बेलारूस में भी अपनी फौजें उतारना शुरू कर दी हैं, और पार्शियल मोबिलाइजेशन भी डिक्लेयर हो चुकी है, जिसके बाद बहुत बड़ी तादाद में रूस फौजें जमा करना शुरू करा है और उनकी बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू कर दिए गए हैं, जो कि तकरीबन 3 हफ्ते चलते हैं या मोस्टली 4 हफ्ते चलते हैं। रूस की ये खास बात रही है पूरी की पूरी उसकी तारीख में कि उसके पास अगर स्टैंडिंग आर्मी ना भी हो और स्टैंडिंग आर्मी बहुत कम भी हो तो रूस अपनी अवाम पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है अपने डिफेंस के लिए, और वो अपनी अवाम में से ही फौजें बनाना शुरू कर देता है। आप इनकी वर्ल्ड वॉर 1 देख लें तो रूस ने अपनी अवाम से ही फौजें बनाई थी, इसी तरह से वर्ल्ड वॉर 2 देख लें तब भी रूस ने अपनी अवाम के अंदर से ही फौजें निकाली थी। भले ही रूस के अंदर मतलब फौजी लड़ने की ताकत इतनी ज्यादा ना हो क्योंकि बहुत सारी जगहों में इन्होंने जूते भी खाए, लेकिन ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कोई भी बड़ा हमलावर इनके अंदर हमला करने के लिए आए या इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे तो ये उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यही काम इन्होंने नेपोलियन के साथ भी किया था। नेपोलियन भी तकरीबन उस टाइम पर ठीक ठाक तकरीबन 40 लाख के करीब फौज लेकर रशिया के ऊपर हमलावर हुआ था, लेकिन क्या हुआ था एट द एंड ऑफ द डे जब नेपोलियन वहां से निकला तो 6 लाख के करीब फौजी नेपोलियन के साथ थे। फ्रांस था, पूरी का पूरा यूरोप था, उस सारे यूरोप ने मिलकर फ्रांस की कमांड के अंदर रशिया के ऊपर हमला कर दिया था, तब भी रशिया को कॉन्कर नहीं कर सका था। इसी तरह से हिटलर ने भी यही कोशिश की, सारे के सारे यूरोप को अपने अंदर यूनाइट किया और फिर रशिया के ऊपर हमला कर दिया। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी पॉइंट आप नोट कर लें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में से है कि रूस ने कभी भी इस तरफ के यूरोप के ऊपर हमला नहीं किया था जब तक रूस के ऊपर हमला ना हो। रूस के ऊपर हमेशा दबाया है रूस को जो वो वेस्टर्न यूरोप ने दबाया है ईस्टर्न यूरोप को, आप यूं समझ लीजिए। और जब वेस्टर्न यूरोप फेल हुआ है ईस्टर्न यूरोप को सप्रेस करने में, तब जाकर ईस्टर्न यूरोप ने वेस्टर्न यूरोप के ऊपर चढ़ाई की है। तो ये आप देखें कि ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है यहाँ पर जो हमेशा से एग्जिस्ट करता रहा है। लेकिन पहले ये होता था कि बड़ी बड़ी आर्मीज लेकर डायरेक्टली रशिया के ऊपर चढ़ाई की जाती थी, लेकिन अब ये हुआ है जो कि डिफरेंट है कि रशिया के छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं और छोटी छोटी मुमलिकतें बनाई जाए, जैसे यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब रशिया के टुकड़े कितने होते हैं ये तो नहीं पता, और रशिया इनके कितने टुकड़े करते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये चीज बड़ी कंफर्म है कि ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप दोनों का ही नुकसान हो रहा है। अगर वेस्टर्न यूरोप जीत जाता है तो ये अमेरिका जीतने नहीं देगा। ये जो फ्रांस वाले, जर्मनी वाले हैं, ये रशिया को मुकम्मल तौर पर डिफीट कर देंगे तो ये अमेरिका भी नहीं होने देगा, क्योंकि अगर ये मुकम्मल तौर पर रशिया को डिफीट कर दें तो फिर अमेरिका की इस खित्ते में क्या जरूरत, फिर अमेरिका फिर ये आंखें दिखाना शुरू कर देंगे अमेरिका को। इसी तरह से अगर रशिया वेस्टर्न यूरोप को डिफीट कर दे तब भी अमेरिका की इस खित्ते में क्या जरूरत, तब भी ये रशिया अमेरिका को और ज्यादा आंखें दिखाना शुरू कर देगा। सो अमेरिका सर्वाइव करता है इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट पर, और अमेरिका चाहता है कि दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कायम रहे। अगर कॉन्फ्लिक्ट कायम रहते हैं तो इससे अमेरिका को जरूरत महसूस होती है दुनिया में, और अमेरिका अपनी फौजें उतारता है दूसरे मुमालिक के अंदर। अब ताइवान वाला मसला देखे, बड़ा क्लियर कट मसला है। ताइवान चाइना का हिस्सा है, सारी दुनिया मानती है, तो ताइवान के ऊपर अमेरिका क्यों अपना क्लेम कराए, और ताइवान के ऊपर अमेरिका क्यों जोर दे रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है ये इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। वजह यह है कि इससे चाइना को दबाने में मदद मिलती है अमेरिका। इसी तरह से आप आ जाएं जो स्प्रेटली आइलैंड्स हैं और पैरासल आइलैंड्स हैं चाइना के करीब, इसमें अमेरिका का क्या जाए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अमेरिका को अपना पावर दिखाने का मजा आता है, इसीलिए अमेरिका कूद पड़ा है फिलिपाइंस की तरफ से कि ये फिलिपाइंस के आइलैंड है, वियतनाम के आइलैंड है, लाओस के आइलैंड है। कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका को मजा आता है। इसी तरह से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का ये आपस में मिलकर रहना भी चाहते हैं, ये आपस में एग्रीमेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन साउथ कोरिया को कभी भी नहीं झुकने देगा अमेरिका, और साउथ कोरिया के ऊपर अपना एक इन्फ्लुएंस बनाकर रखेगा कि आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, आपने ये एग्रीमेंट नहीं करना, ताकि कॉन्फ्लिक्ट रहे, ताकि कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका को मजा आता है और अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलता है। अमेरिका हर जगह पर कॉन्फ्लिक्ट रखता है ताकि दुनिया के मुमालिक को उसकी जरूरत महसूस हो। इसी तरह से आप कश्मीर का मसला देख ले, ये भी हल नहीं करवाने देगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को मजा आता है इंडो पाकिस्तान के बीच में जब दरारें हो तो यहाँ पर अमेरिका अपनी फौजों की ताकत के बारे में दिखा सके और पाकिस्तान से मजे ले सके। इसी तरह से आप आ जाए मिडिल ईस्ट में, इराक ईरान की वॉर में, तब भी कॉन्फ्लिक्ट था, ये मजे ले रहे थे आकर। इसी तरह से ईरान और सऊदी अरबिया को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने में भी अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है, और वो चाहते हैं कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रहे। कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहेगा। इसी तरह से ये लोग करते हैं तुर्की और ग्रीस के दरमियान
झगड़ा तुर्की और ग्रीस के दरमियान जो आइलैंड है उसके ऊपर झगड़ा हमेशा की तरह कायम रखते हैं, ताकि यहाँ पर भी अमेरिका को मजा आता रहे और अमेरिका इन्हीं जंगों में कूदता रहे। सो मोस्टली जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अमेरिका मेंटेन रखता है, उनको कभी खत्म नहीं होने देता। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए तो अमेरिका की जरूरत क्या होगी वहां पर। सो ये जो दोनों ममालिक सोच रहे हैं, रशिया और वेस्टर्न यूरोप के, इन दोनों में से कोई एक जीत जाएगा तो सब कुछ भले भले हो जाएगा, ये 100% अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अमेरिका चाहता है कि ये एक दूसरे को लताड़ते रहें, जिससे अमेरिका की जरूरत वेस्टर्न यूरोप को यहाँ पर महसूस होती रहे, जिसके बदौलत अमेरिका यहाँ पर अपनी फौजी प्रेजेंस रख सके और जिसकी बदौलत वेस्टर्न यूरोप सोल पावर होकर ना उभरे। सो अमेरिका अच्छी तरीके से जानता है कि अपने एलाइज कैसे बनाने और अपने एलाइज को अपने कंट्रोल में कैसे रखना है। सो इसी वजह से वो एक इंपीरियल ग्लोबल पावर है, ताकि वो हर जगह पर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह रखता है। तो वो इसीलिए तो ग्लोबल सोल सुपर पावर है, क्योंकि वो अपने ऑप्शंस बड़े केयरफुली एक्सरसाइज करता है। वो थ्रेट को हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं करता, बल्कि वो उसको किसी ना किसी फॉर्म में रखता है, ताकि उसकी जरूरत उस रीजन में महसूस होती रहे फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि जब अमेरिका को मदद की जरूरत हो तो वो अमेरिका की लाइन को टो कर सके, क्योंकि अमेरिका उनको डीपली इनसिक्योर रखता है। इसी तरह से इसराइल के साथ भी यही किया है। इसराइल का स्टेट का वजूद ही नहीं है, लेकिन उसको यहाँ पर रख रहा है, उसको मतलब केटर कर रहा है। इसराइल तो बेसिकली एक मिलिट्री गैरिसन है। एक मुल्क कहाँ का है, वो एक मिलिट्री गैरिसन है, वो जाकर यहाँ पर मिडिल ईस्ट में रख दिया है, जिसकी बदौलत ये मिडिल ईस्ट के ऊपर अपनी नजर रखे हुए। सो इसी तरह से अमेरिका ने अपना पूरा का पूरा ग्लोबल हेजेमोनिक डिजाइन इन्फ्लुएंस किया हुआ है। लेकिन इसमें बड़े फॉल्ट्स आने वाले हैं। फॉल्ट्स इस वजह से आने वाले हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी इस पूरे के पूरे सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर सकती और अमेरिकन इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से क्रम्बल करती जा रही है। ये आर्टिफिशियली तौर के ऊपर आपको डॉलर स्ट्रेंथन करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्टिफिशियली तौर पर ये दिखा रहे हैं कि हम सब कुछ करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले। हकीकत ये है कि इसलिए फंडामेंटल बिल्कुल बिगड़ चुके हैं और किसी भी गवर्नमेंट के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है कि इसके फंडामेंटल कैसे ठीक किए जाए। सो ये आर्टिफिशियली ये CNN के थ्रू मेकअप किए हुए हैं अपना कि हमारे यहाँ सब कुछ है वगैरह वगैरह। अगर सऊदी अरेबिया और UAE के मुमालिक अपना पैसा निकाल लें इस वक्त अमेरिका से और चीन में इन्वेस्ट कर दें, अमेरिका का दिवालिया निकल जाएगा ओवर द नाइट। और निकालने भी नहीं देंगे अमेरिकन, इनके ऊपर बैन लगा देंगे कि ये बादशाह आते हैं, बादशाह तो जमहूरियत को कमजोर करना चाहती है, अथॉरिटेरियन, कोई ना कोई बहाना लेकर इनको लताड़ने के बारे में सोच लेंगे। सो यही अमेरिका की टैक्टिक्स है, जिसकी वजह से ये अपने ग्लोबल पावर रख रहा है। और ये अगर आपने जानना है तो आप RT चैनल पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की स्पीच सुने। उसने बड़े ही डिटेल में जाकर बताया कि हमारा जंग क्यों है इस यूक्रेन के साथ। और ये अगर आप जानना चाहते हैं और वो मेहरबानी करके स्पीच आप सुने, बहुत ही पावरफुल स्पीच है और बहुत डिटेल में रशियन प्रेसिडेंट ने एनालाइज किया हुआ है इस सारी की सारी स्पीच को। अल्टीमेटली यूक्रेन और रूस के दरमियान क्या होगा, अमेरिका तो चाहेगा कि ये जहां पर जंग चलती रहे, लेकिन अल्टीमेटली रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक भी कर सकता है। और जिस दिन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर बम ठोकाना, मैं गारंटी करता हूँ यूरोप पहले दिन इस जंग से निकल जाएगा। यूरोप कहेगा भाड़ में जाए यूक्रेन, हमने कुछ लेना देना नहीं है, रशिया जाने यूक्रेन जाने, हमारी बाय बाय। और उसके बाद अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पर जो लेसन लर्न करने के लिए वो ये है कि बिलावल जरदारी जैसे, जनरल बाजवा जैसे लोग और जो जेलेंस्की जैसे लोग जो कि पिट्ठू होते हैं अमेरिकन के, और जनरल मुशर्रफ जैसे लोग जो कि पिट्ठू होते हैं अमेरिका के और अमेरिका के लिए जंगे वंगे करवाते हैं, अपने ही लोग मरवाते हैं। जेलेंस्की, जनरल मुशर्रफ, जनरल बाजवा और बिलावल जरदारी, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। ये अमेरिका के लिए अपने लोग ही मरवाते हैं, उनके ऊपर न्यूक्लियर बम गिरवाते हैं, उनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करवाते हैं और फिर बाद में अपनी ही आवाम को कहते हैं कि ये लोग तो तुम्हारे दुश्मन थे। ये पहले कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाते हैं, फिर उसमें से इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेते हैं और उसके बाद मीडिया को मैनेज करके ये सेल आउट करने के लिए कहते हैं कि आप बताएं कि इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में हमने कितनी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, हमने पीस हासिल किया, हमने लिबर्टी हासिल की है, हमने फ्रीडम हासिल की है। अफगानिस्तान में भी यही ड्रामे छोड़े जा रहे थे ना, हमारे सामने जंगे होकर गुजरी हैं। कौन यकीन करता है इन फाशिस्ट डेमोक्रेटिक लिबरल्स के ऊपर, ये जो जंगे करवाते हैं अपने पैसे और जेबें भरने के लिए। थैंक यू वेरी मच।